हेलो दोस्तों। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं या सिर्फ किताबों से प्यार करते हैं तो आपने सैमुअल टेलर कोलरिज की बायोग्राफी लिटरेचर का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन इस किताब को पूरी तरह से पढ़ना और समझना लोहे के चने चबाने बराबर है। 1817 में आई 24 चैप्टर की यह किताब इतनी बिखरी हुई और गहरी है कि अच्छे अच्छे चकरा जाते हैं। पर फिक्र मत कीजिए, आज के इस वीडियो में हम इस पूरी किताब का एक एक चैप्टर, उसकी गहरी फिलॉसफी और उससे जुड़े विवाद सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोल्ड्रिज इस बुक की शुरुआत अपनी पर्सनल लाइफ से करते हैं और कोल्ड्रिज मेंशन करते हैं अपने स्कूल के बारे में और अपने प्रोफेसर के बारे में। उनके स्कूल में एक प्रोफेसर था जिनका नाम रेवंडर जेम्स बोयर था। वो उनको याद करते हैं। उन्होंने कोल्ड्रिज को घुट्टी पिलाकर सिखाया था कि कविता को कोई टाइम पास या सिर्फ सुंदर शब्दों को सजाना नहीं है। कविता की भी एक अपनी लॉजिक, अपनी एक गंभीरता होती है, बिल्कुल गणित या साइंस की तरह। यहाँ कोल्ड्रिज बताते हैं कि कैसे वे शेक्सपियर और मिल्टन के दीवाने बने। तो दोस्तों, कोल्ड्रिज इस चैप्टर में हमें ये बताते हैं कि किस तरह से उनके टीचर ने उन्हें सिखाया कि पोइट्री क्या होती है और किस तरह से पोइट्री लिखी जाती है। और इसी चैप्टर में वो ये भी बताते हैं कि किस तरह से वो शेक्सपियर और मिल्टन के दीवाने बने। तो चलिए इसको चलते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 बहुत मजेदार है। उस जमाने में लोग मानते थे कि जो बहुत बड़े कलाकार या जीनियस होते हैं वो बहुत चिड़चिड़े यानी कि इरिटेबल होते हैं और थोड़े से सनकी होते हैं। कोल्ड्रिज कहते हैं ये सरासर झूठ है। जो असली जीनियस होते हैं जैसे शेक्सपियर या मिल्टन, उनके अंदर एक असीम मानसिक शांति होती है। चिड़चिड़े और सनकी वो कम टैलेंटेड लोग होते हैं जो अंदर से खोखले होते हैं और जिन्हें बस फेम कमाने की भूख होती है। चैप्टर 3 में कोल्ड्रिज उन बुक रिव्यूअर्स और क्रिटिक्स पर भड़कते हैं जो बिना पूरी किताब पढ़े या अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए लेखकों के बारे में बकवास लिखते थे। दोस्तों, पहले जमाने में कुछ क्रिटिक्स ऐसे होते थे कि वो बुक को पढ़ते भी नहीं थे फिर भी उसके ऊपर गंदा रिव्यू देते थे या फिर बुक को क्रिटिसाइज करते थे अगर उनको कोई राइटर या फिर पोएट पसंद नहीं आता तो कोल्ड्रिज इस चैप्टर में उनकी पोल खोलता है और उनकी धज्जियां उड़ाता है। फिर चैप्टर 4 में एंट्री होती है उनके सबसे अजीज दोस्त विलियम वर्ड्सवर्थ की। कोल्ड्रिज उनकी शुरुआती कविताओं की जमकर तारीफ करते हैं, लेकिन यही वे पहली बार हिंट देते हैं कि वे वर्ड्सवर्थ की कुछ थ्योरीज से असहमत हैं। इसी चैप्टर में वो दो बड़े शब्दों का अंतर समझाते हैं। दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ एक बहुत ही फेमस पोएट थे। कोल्ड्रिज उनके फैन भी हैं और उनकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे कोल्ड्रिज सहमत नहीं है तो उसकी निंदा भी करता है। यहाँ पर कोल्ड्रिज टैलेंट और जीनियस इन दोनों के बीच फर्क समझाते हैं। टैलेंटेड आदमी वो होता है जो पुरानी सीखी हुई चीजों को बहुत सफाई से करता है, जैसे कि कोई मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन या फिर कोई अकाउंटेंट जो अपने काम को पहले सीखता है फिर उसे अच्छे से करता है, उसको टैलेंटेड कहते हैं। अब आते हैं जीनियस पर। जीनियस लोग वो लोग होते हैं जो कुछ नया बनाते हैं जिसको किसी ने पहले देखा नहीं होता या फिर किसी ने सुना भी नहीं होता। ये लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं और इनका पूरा काम ओरिजिनल होता है। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर 5 की तरफ। अब यहाँ से किताब थोड़ी भारी होने लगती है। उस समय इंग्लैंड में कुछ बड़े फिलोसोफर्स थे जैसे थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, डेविड हार्टली। इन लोगों का मानना था कि इंसान का दिमाग एक खाली स्लेट की तरह है, यानी कि एक खाली ब्लैक बोर्ड की तरह है। हमारा दिमाग खुद कुछ नहीं सोचता, वो बस एक मशीन है जो बाहरी दुनिया की चीजों को देखता है और उन्हें आपस में जोड़ देता है। जैसे आपने आग देखी तो दिमाग ने उसे गर्मी से जोड़ दिया। कोल्ड्रिच ने चैप्टर 5 और 6 में इस पूरी थ्योरी का डेथ वारंट साइन कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर इंसान का दिमाग सिर्फ एक पैसिव यानी कि मशीन होता जो सिर्फ रिकॉर्डिंग करता है तो इंसान कभी कोई ओरिजिनल या नई चीज सोच ही नहीं पाता। हम सब रोबोट बन जाते। हमारा दिमाग एक्टिव है, उसमें खुद विचार पैदा करने की ताकत है। यहाँ पर कोल्ड्रिच ये कहते हैं कि इंसान एक रोबोट नहीं है, वो सोच सकता है और वो कुछ नया क्रिएट कर सकता है। और उन सारे फिलोसोफर्स की फिलोसफी को झूठा ठहराता है जो कहते थे कि इंसान का दिमाग सिर्फ एक खाली स्लेट है, यानी कि खाली ब्लैक बोर्ड है और इंसान खुद से कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ चीजों को जोड़ता है और उससे कुछ नया बनाता है। तो कोल्ड्रिच इससे सहमत नहीं थे। तो चलिए चलते हैं चैप्टर 7 एंड 8 की तरफ। चैप्टर 7 और 8 में वो साइंस और मटेरियलिज्म पर हमला करते हैं। वो कहते हैं कि इंसानी चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस और क्रिएटिविटी को आप सिर्फ न्यूरॉन्स, केमिकल्स या हड्डियों के ढांचे से नहीं समझा सकते। दिमाग के पीछे एक आत्मा यानी कि एक सोल होती है जिसे समझे बिना आप आर्ट या पोएट्री को कभी नहीं समझ सकते। यहाँ पर कोल्ड्रिच सिंपली ये कहते हैं कि आप हर चीज को साइंटिफिकली या फिर किसी मैथमेटिक फॉर्मूले से नहीं जज कर सकते। अगर आपको पोएट्री को समझना हो तो इंसान के दिमाग के पीछे एक सोल होती है यानी कि एक आत्मा होती है, तो उसको समझना होगा। अगर आप उसको नहीं समझ सकते तो आप पोएट्री को कभी समझ नहीं सकते। चैप्टर 9। चैप्टर 9 में कोल्ड्रिच प्लेजरिज्म की बात करता है। प्लेजरिज्म का मतलब है किसी के काम को कॉपी करना और अपना बताना। यह इस किताब का सबसे विवादित चैप्टर है। कोल्ड्रिच बताते हैं कि वो इंग्लैंड छोड़कर जर्मनी गए और वहां के महान दार्शनिकों, खासकर इमैनुअल कांट और शेलिंग के विचार में डूब गए। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ट्विस्ट है। बाद में क्रिटिक्स ने पकड़ा कि इस चैप्टर में
कोल्ड्रिच ने जर्मन फिलोसोफर शेलिंग की किताब के कुछ पैराग्राफ्स हूबहू चुराकर अपनी किताब में डाल दिया था और उन्हें क्रेडिट भी नहीं दिया। कोल्ड्रिच के चाहने वाले कहते हैं कि वे शेलिंग के विचारों में इतना खो गए थे कि उन्हें लगा कि ये उनके खुद के विचार हैं। खैर, विवाद जो भी हो, यही से कोल्ड्रिच के दिमाग में इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट पक्का हुआ था। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं चैप्टर 10 एंड 11 की तरफ। चैप्टर 10 इस किताब का सबसे लंबा और भटका हुआ चैप्टर है। कोल्ड्रिच अचानक फिलोसफी छोड़कर अपनी पर्सनल कहानियों में चले जाते हैं। इस चैप्टर में कोल्ड्रिच अपनी पर्सनल लाइफ को ज्यादा डिस्कस करते हैं और वो बताते हैं कि किस तरह से उसने अपने एक मैगजीन द फ्रेंड को बेचने के लिए पूरे देश में घूमे, कैसे एक फादर ने उन्हें तंबाकू और वाइन पिलाई। वो इन सारी चीजों के बारे में इस चैप्टर में बात करता है। लेकिन चैप्टर 11 में वो आज के राइटर्स के लिए भी एक कमाल की सलाह देते हैं। वो कहते हैं, अगर लिखना चाहते हो तो सिर्फ राइटिंग के भरोसे मत बैठो, अपना पेट पालने के लिए कोई और नौकरी या प्रोफेशन चुनो, ताकि पैसों की तंगी की वजह से तुम्हारी क्रिएटिविटी का गला ना घोटा जाए। कितनी प्रैक्टिकल बात है ना। कोल्ड्रिच उस समय पर भी सोचते थे कि लिखने के साथ साथ हमें कुछ और काम भी करना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सिर्फ लिखने से आप इतने पैसे नहीं कमा सकते कि आपका घर चल जाए, और एज अ राइटर या फिर पोएट फेमस होना और पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसलिए कोल्ड्रिच यहाँ पर कहते हैं कि आप लिखने के साथ साथ कोई और प्रोफेशन भी चुने जिससे आप पैसे कमा सके। चैप्टर 12 में ज्ञान के दो रूप बताते हैं। एक होता है एक्स्टोरिक, यानी वो सतही ज्ञान जो आम जनता को आसानी से समझ आ जाए। दूसरा होता है हिस्टोरिक, यानी वो गहरा रहस्यमय ज्ञान जो सिर्फ कुछ खास ऊंचे दिमाग वाले दार्शनिक के समझ में आता है। कोल्ड्रिच खुद को एसोटेरिक थिंकर मानते थे और इसी गहरे ज्ञान के दम पर उन्होंने अगला चैप्टर लिखा है। तो चलिए चलते हैं अगले चैप्टर पर, जो कि है चैप्टर 13। अब आता है पूरी किताब का वो चैप्टर जिसके लिए ये किताब अमर हो गई। कोल्ड्रिच ने इंसानी क्रिएटिविटी को दो हिस्सों में बांट दिया, फैंसी और इमेजिनेशन। चलिए हम समझते हैं फैंसी और इमेजिनेशन का मतलब। तो सबसे पहले हम फैंसी का मतलब समझते हैं। ये दिमाग का एक यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल रूप है। ये कोई नई चीज नहीं बताती, ये सिर्फ हमारी मेमोरी के बक्से में पुरानी चीजें निकालती है और एक नए क्रम में सजा देती है। जैसे उड़ने वाला घोड़ा और घोड़े को पंख होना, ये पहले से हमारे दिमाग में थे। फैंसी दिमाग वाले ने बस उन्हें साथ में कट पेश कर दिया और कुछ नया बना दिया। तो यह होता है फैंसी दिमाग। अब चलते हैं इमेजिनेशन पर। यह असली क्रिएटिविटी पावर है जिसके दो लेयर्स होते हैं, प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन। प्राइमरी इमेजिनेशन यह वो बेसिक क्षमता है जो ईश्वर ने हर इंसान को दी है। इसी की मदद से बाहरी दुनिया की बिखरी हुई चीजों को देखकर अपने दिमाग में उसकी एक साफ तस्वीर बनाते हैं। और सेकेंडरी इमेजिनेशन ये सिर्फ कलाकारों, कवियों और जीनियस लोगों के पास होती है। कोल्ड्रिच की वो मशहूर लाइन याद रखिए, इट डिसॉल्व्स, डिफ्यूजेस, डिसिपेट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट। यानी ये प्राइमरी इमेजिनेशन से मिले कच्चे माल को लेती है, उसे पूरी तरह पिघलाती है, नष्ट करती है और फिर अपने जादू से एक बिल्कुल नई, ओरिजिनल और जीवंत रचना खड़ी कर देती है। यही चीज इंसानी दिमाग को भगवान की तरह क्रिएटर बनाता है। दोस्तों, प्राइमरी इमेजिनेशन का सिंपल मतलब ये है कि सभी लोग सोच सकते हैं जो भी हमारे आसपास चलता है, यानी कि जैसे कि समुद्र हो गया या फिर कोई चिड़िया हो गई, ये सब हम देखते हैं और फिर उसे रिक्रिएट कर कर अपने माइंड में उसकी एक तस्वीर बनाते हैं। तो ये हो गई प्राइमरी इमेजिनेशन जिसे हर कोई सोच सकता है। और सेकेंडरी इमेजिनेशन उन लोगों के पास होती है, यानी कि सिर्फ पोएट्स, क्रिएटिव थिंकर्स, उनके पास होती है। वो अपने आसपास जो भी चल रहा है उसको देखते हैं, उसकी साफ तस्वीर अपने दिमाग में ही बनाते हैं। लेकिन फिर वो क्या करते हैं, वो उस पूरी तस्वीर को डिसॉल्व करते हैं और उसके बाद कुछ उससे कुछ नया क्रिएट करते हैं अपनी क्रिएटिविटी से। तो उसको कहते हैं सेकेंडरी इमेजिनेशन। तो चलिए चलते हैं अगले चैप्टर पर, चैप्टर 14। चैप्टर 14 से कोल्ड्रिच वर्ड्सवर्थ के दावों पर आते हैं। पहले वो बताते हैं कि इंसान और पोएट्री में क्या अंतर है। साइंस का आखिरी मकसद है ट्रूथ, सत्य, लेकिन कविता का आखिरी मकसद है प्लेजर। दोस्तों, कोल्ड्रिच यहाँ पर सिंपली ये कहते हैं कि साइंस का सिंपल मकसद है जो भी रिएक्शंस या फिर जो भी फॉर्मूला यूज करते हैं उसके बाद उनको सच जानना है, यानी कि जो भी उनका एंड रिजल्ट होगा वो एक ट्रूथ होना चाहिए, इससे उनको कुछ सच मालूम पड़ना चाहिए। लेकिन पोइट्री का मकसद टोटल ऑपोजिट है। पोइट्री का मकसद ये है कि उसको रीड करने के बाद आदमी को प्लेजर मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए। इसी चैप्टर में दुनिया को एक अमर टर्म देते हैं, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। इसका मतलब है कि जब आप कोई सुपरनेचुरल कहानी पढ़ते हैं या कोई मार्वल की सुपर हीरो फिल्म देखते हैं तो आपको लॉजिकल दिमाग जानता है कि इंसान उड़ नहीं सकता, ये सब झूठ है। लेकिन उस आर्ट का मजा लेने के लिए आप जानबूझकर अपनी शंकाओं को कुछ देर के लिए रोक देते हैं और उस काल्पनिक दुनिया को सच मान लेते हैं। एक अच्छे कवि में यह विश्वास पैदा करने की ताकत होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर कोल्ड्रिच ये कह रहे हैं कि जो भी चीजें हम स्क्रीन पर देखते हैं, यानी कि टीवी में देखते हैं, जो सच नहीं है, जैसे कि किसी सुपर हीरो का उड़ना, हमें पता है कि वो चीज सच नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको सच मान लेते हैं और उसको देखते हैं। तो कोल्ड्रिच ये कहते हैं कि एक पोएट को भी इसी तरह होना चाहिए जो अपनी पोएट्री इस तरह लिखे कि उसको पढ़ने वाला उसमें खो जाए। चलिए चलते हैं अगले चैप्टर्स पर, जो कि चैप्टर 15 एंड 16।
चैप्टर 15 में कोल्ड्रिच शेक्सपियर की 2 शुरुआती कविताओं का एनालिसिस करके दिखाते हैं कि कैसे शेक्सपियर के पास बचपन से ही वो कमाल का म्यूजिक सेंस और इमेजिनेशन थी जो एक सच्चे कवि में होनी चाहिए। और चैप्टर 16 में कोल्ड्रिच बताते हैं कि समय के साथ साथ कैसे कविताएं बदल जाती हैं। तो चलिए चलते हैं अगले चैप्टर्स पर, जो कि 17, 18, 19 एंड 20। इन 4 चैप्टर्स में कोल्ड्रिच अपने दोस्त वर्ड्सवर्थ की थ्योरी की क्लास लगाते हैं, मगर बहुत इज्जत के साथ। वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि कविता की भाषा गांव के गरीब या अनपढ़ लोगों जैसी होनी चाहिए। कोल्ड्रिच कहते हैं, भाई वर्ड्सवर्थ, ये प्रैक्टिकल नहीं है। एक अनपढ़ ग्रामीण के पास अपनी गहरी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए शब्दों का भंडार ही नहीं होता। अगर हम उसकी भाषा से ग्रामर की गलतियां साफ कर दें तो वो वैसे ही एक सभ्य शहरी इंसान की भाषा बन जाएगी। तो जबरदस्ती ग्रामीण बनने का नाटक क्यों करना। दोस्तों, यहाँ पर वर्ड्सवर्थ का कहना यह था कि जो भी पोइट्री हम लोग लिखते हैं वो सिंपल इंग्लिश में होनी चाहिए, जिससे कि हर कोई समझ पाए। तो कोल्ड्रिच का यह कहना है कि हमें पोइट्री लिखने के लिए वो सारे वर्ड्स यूज करने चाहिए जिससे फीलिंग्स बाहर आ सके। वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि पोइट्री और प्रोज की भाषा में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन कोल्ड्रिच कहते हैं इन दोनों में बिल्कुल फर्क होता है। कविता में राइम्स, मीटर और रिदम्स सब कुछ होता है, ये होना कंपलसरी भी है। जब इंसान गहरी भावना में होता है तो उसकी आवाज में अपने आप एक नेचुरल रिदम आ जाती है, इसलिए पोइट्री और प्रोज की भाषा कभी एक नहीं हो सकती, ऐसा कोल्ड्रिच का मानना है। कोल्ड्रिच वर्ड्सवर्थ की ही कविताएं का उदाहरण देकर कहते हैं कि देखो, वर्ड्सवर्थ ने खुद अपनी सबसे बेहतरीन कविताओं में ग्रामीण भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि बहुत भारी, दार्शनिक और शानदार भाषा का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर कोल्ड्रिच हमें यह बताते हैं कि किस तरह से वर्ड्सवर्थ ने भी अपने पोएट्रीज में एडवांस्ड वर्ड्स यूज किए हैं जो कि आम आदमी को समझना नामुमकिन है। और दोस्तों, अगले चैप्टर में वो दोबारा पक्षपाती क्रिटिक्स को आड़े हाथ लेते हैं और चैप्टर 22 में वो वर्ड्सवर्थ का एक निष्पक्ष रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं। ये वर्ड्सवर्थ की कमियां और खूबियां दोनों गिनाते हैं। कोल्ड्रिच कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ कभी कभी बहुत छोटी और फालतू बातों पर बेहद लंबी कविता लिख देते हैं, जैसे उनकी एक कविता है वो इंटीमेशंस ऑफ इमोरलिटी। वहाँ वर्ड्सवर्थ ने एक 9 साल के बच्चे को माग यानी दार्शनिक और पैगंबर कह दिया, यानी कि प्रॉफिट कह दिया, जो कोल्ड्रिच के हिसाब से थोड़ा बचकाना और नामुमकिन है। लेकिन कमियों के बावजूद कोल्ड्रिच मानते हैं कि वर्ड्सवर्थ के पास जज्बातों की जो गहरी समझ और पवित्रता है, उसकी वजह से जॉन मिल्टन के बाद इंग्लिश लिटरेचर के सबसे महान कवि है। चैप्टर 23 में कोल्ड्रिच अपने समय के गॉथिक ड्रामा यानी कि हॉरर ड्रामा की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। वो कहते हैं कि नाटक सिर्फ सस्ते सस्पेंस, भूत प्रेत और चीख पुकार पर टिके हैं, इनके कोई साहित्यिक गहराई नहीं है, ये सिर्फ दर्शकों का घटिया मनोरंजन करते हैं। तो दोस्तों, कोल्ड्रिच यहाँ पर साफ साफ कहते हैं कि जो भी हॉरर ड्रामास थे या फिर हॉरर राइटिंग्स थे, उसमें कुछ भी स्टोरीज नहीं होती थी, उसमें सिर्फ सस्ते सस्पेंस, भूत प्रेत का डिस्क्रिप्शन और चिल्लाना चीखना, यही सब था। इसी के ऊपर वो अपने पूरे बुक को लिखते। अब आते हैं आखिरी चैप्टर यानी चैप्टर 24 पर। यहाँ कोल्ड्रिच अपनी बात को समेटते हुए कविता का सबसे बड़ा नियम देते हैं, ऑर्गेनिक होल। वो कहते हैं कि एक अच्छी कविता एक जीवित शरीर की तरह होती है। जैसे शरीर के सारे अंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वैसे ही कविता का हर शब्द, हर लाइन और उसका छंद आपस में ऐसे घूमते होने चाहिए कि आप किसी एक हिस्से को अलग ना कर सके, वरना पूरी कविता का दम निकल जाए। यहाँ पर कोल्ड्रिच ये कहते हैं कि एक पोइट्री को इस तरह से लिखा जाना चाहिए कि अगर उसमें से किसी एक लाइन को भी हटा दे तो पूरी पोइट्री बेकार लग जाए। तो पोइट्री का हर एक लाइन, हर एक वर्ड, हर एक जो भी स्टैंजा है, वो सभी एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए और सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर उसमें से एक भी लाइन या फिर एक भी वर्ड चला जाता है तो पूरी पोइट्री बेकार हो जाती है। तो इस तरह से पोइट्री को लिखना चाहिए। तो दोस्तों, यह था बायोग्राफिया लिटरेरी का एनालिसिस। अब आपको समझ आ गया होगा कि कोल्ड्रिच सिर्फ एक कवि नहीं बल्कि कमाल के दार्शनिक और क्रिटिक भी थे, जिन्होंने हमें सिखाया कि कविता सिर्फ शब्दों की तुकबंदी नहीं बल्कि हमारे दिमाग की सेकेंडरी इमेजिनेशन का एक जादुई चमत्कार है। आपको कोल्ड्रिच और वर्ड्सवर्थ की इस डिबेट में किसकी बातें ज्यादा सही लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि लिटरेचर की ऐसी गहरी किताबें हम आसान शब्दों में आपके लिए लाते रहे।